हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है जैसे कि यूकेपीएससी का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो चुका है और अभी सब्जेक्टिव मेंस एग्ज़ाम होना बाकी है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका होगा ये इस पे बेस्ड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि अब इंटरव्यू तो ख़त्म हो चुका है। जैसे भी आपका सब्जेक्टिव तैयारी होगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होना तय होगा। अगर आप अच्छा कर पाए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो ये लास्ट चांस है। आप अच्छी तैयारी कर पाओ, इसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। मैं अपने इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दूं कि मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। पिछले 4 सालों से मेरा सिलेक्शन भी इसी यूपीपीएससी के थ्रू हुआ था। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में आप किस तरह से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आइए हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये पिछले साल का यूकेपीएससी का पेपर है हमारा। पिछले साल का यूकेपीएससी का पेपर है हमारा, पीएससी का पेपर है। आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आए थे। क्वेश्चन देखिए बहुत टफ नहीं आते हैं, बस आपको तैयारी करनी है और जो सिलेबस है उस पर पूरी तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, और ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा जब आप किसी टीचर से जुड़ेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विथ n = 5 l = 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखो एनसीईआरटी बुक तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो n = 5 ये क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिग्निफाई कर रहा है, और l = 3 ये कर रहा है आपका सबसेल को। तो अगर आपको पता हो तो हम अगर l की वैल्यू लिखें तो इस तरह से लिखते हैं 0 1 2 3 4। और इनके लिए जो सबसेल डेजिग्नेशन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इस 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, इस तरह से चलता जाता है। तो आप यहाँ से पता चला पा रहे हो कि आपका थर्ड क्या होना चाहिए। n = 5 है तो फिफ्थ सेल होगा, और 3 है तो F हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5F। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 3D ऑर्बिटल इज करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट होगा 3D ऑर्बिटल के रिगार्डिंग। इसमें लिखा हुआ है कि शेप ऑफ वाई डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर, शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर, द एनर्जी ऑफ ऑल 5D ऑर्बिटल्स आर सेम, द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डी ऑर्बिटल। अब इसमें देखिए कि टोटल 5D ऑर्बिटल्स होते हैं और सभी की क्या है शेप के रिगार्डिंग उन्होंने बात करी है। तो अगर शेप की बात करी जाए तो तीन जो हमारे होते हैं उनकी शेप क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, और दो जो ऑर्बिटल उनकी शेप डिफरेंट होती है। तो इसमें से आप जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है कि जो एनर्जी है 5D ऑर्बिटल की वो सेम होती है। जब भी ये डीजेनरेट स्टेट में पाए जाते हैं, जब ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जब भी इनसे कोई लिगेंड नहीं जुड़ा होता है, तो ये सभी की एनर्जी सेम होती है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रियलाइज्ड बाय 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम इज। देखिए ये स्लेटर रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड क्या आपका न्यूक्लियर चार्ज है जो कि इक्वल टू हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, और एस क्या आपका फील्डिंग कांस्टेंट। तो फील्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें हमें ग्रुपिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आप ग्रुपिंग कुछ इस तरह से बनती है कि 1s का अपना ग्रुप बनेगा, फिर आपको सेकंड पीरियड के जो 2s और 2p है उसका ग्रुप बनेगा, फिर इसी तरह से आपका 3s और 3p का एक ग्रुप बनेगा, और 3d का अलग ग्रुप बनता है। तो खैर वहाँ तक हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास हीलियम एटम है। तो हीलियम एटम के केस में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रियलाइज्ड बाय 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। तो आपको पता है हीलियम में क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे और वही क्या कर रहा होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कर रहा होगा। तो क्या होता है कि जब 1s ऑर्बिटल में हम शील्डिंग लेते हैं तो 0.30 फैक्टर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी
एस की वैल्यू 0.30। देखिए जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पूरा देख लेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.30। अब जेड इफेक्टिव इस वाले फॉर्मूले में आप रख दोगे तो आ जाएगा। जेड की वैल्यू जैसे आपने देखी कितनी 2 हो जाएगी, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एस की वैल्यू कितनी आ गई 0.30। तो ये क्या हो जाएगा 1.70। जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा 1.70। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4r। तो देखिए इसमें क्या होता है, जस्ट सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, उस समय ऑर्बिटल का नंबर बताना है, तो ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा एन स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, तो वो तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। पर यहाँ हमें केवल क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पता करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे चौथे सेल के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे पास 4 एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, हैव द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। ए के लिए वैल्यू 3 है, बी के लिए 8, सी के लिए 10, डी के लिए 6। इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 4 एलिमेंट के। अब पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट वुड हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो ये सी है इसका एटॉमिक नंबर है 10। अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सी जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो क्या हो जाएगी 2 8। अब 8 जिसके लास्ट सेल में 8 आता है उससे हमें क्या पता चलता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो रख रहा है उसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करेगा, तो उसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी सबसे हाई हो जाएगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन और 0.77 एंगस्ट्रॉम एंड 0.74 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 2.5 एंड 3.5 रिस्पेक्टिवली। द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन वुड बी। तो इसमें बॉन्ड लेंथ पूछी गई है एक तरह से। बॉन्ड लेंथ के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम ये आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, जैसे कि डी ए बी, मान लो कोई मॉलिक्यूल ए बी, तो उसकी बॉन्ड डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस प्रकार से कि आर ए प्लस आर बी और इंटू 0.09 जो बॉन्ड लेंथ है इनकी, इनका ये मैंने वो ले लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लेना सर, एक्स ए माइनस एक्स बी एक्स का ये कहेगा। तो आपको ये ले लेना है, तो आप इसको इनका प्लस कर लोगे 0.77 और 0.74, 0.77 0.74 कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 7 14 और 15। तो ये आ जाएगा आपका 1.51, ये इसकी वैल्यू आ गई है। और अब हमें क्या करना है, इसको इनका डिफरेंस ले लेना है। तो इनका डिफरेंस जब आप लोगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। का डिफरेंस आ जाएगा 1, और इस 1 में आपका किससे इंटू हो जाएगा 0.09 से। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने क्या कर लेना, इसमें से माइनस कर लेना है, ठीक है ना।
तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 1.42 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एटम्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज हैव लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई, पूछा गया कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, जो अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एकदम तैयार है। आपको पता है एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, क्योंकि तो जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें ये वाली सोडियम है, ये एक तरह से सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन 8 है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ दी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, सभी करेंगे। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ क्लोरीन एंड बेरिलियम आर 3.1 1.5 रिस्पेक्टिवली इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 वुड बी। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसका भी अपना फॉर्मूला है, अभी इसको रहने देते हैं, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यार हम ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे तो आप क्या पाओगे, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ आयोडीन हेप्टाक्लोराइड ICl7 इज। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको सीधा पता चल रहा है ये किसका है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी जो क्या हो जाएगी फिर ज्योमेट्री पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगी। और आप इसकी हाइब्रिडेशन निकालोगे क्या आएगी, sp3d3। फॉर्मूला हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको बताइए क्या होता है, हाफ V+m-C+A। ठीक है, आप है टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन O2 2 नेगेटिव। देखिए इसको करने के लिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले को लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या पा रहे हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लो, वो भी ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक है, तो अभी आप देखो कितने हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। आपको खुद अभी क्या है, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा पाई का ही, क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। इसमें भी दो दो चले जाएंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे। वैसे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है ऑक्सीजन की केस में इसमें, पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब हमें तो यहाँ क्या बताना है, केवल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनाए, तो गिन लीजिए, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल कितने हो गए, 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये सब कैसे करते हैं क्या है, तो आपको मैं सिखा दूंगा जब कुछ होगा इस तरह का। एक मिनट, यही क्वेश्चन हिंदी इसमें दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन H2O, H2S, H2AC and H2T the central all sp3 hybridization but the bond angle varies. Arrange the above hydrides in order of their increasing bond angle। तो हमें क्या है, ग्रुप 16 की हाइड्राइड से दी गई है, इनको बॉन्ड एंगल बताना है। उन्होंने ये बोला कि भाई सेंट्रल एटम जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो क्या होता है कि अगर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पर अगर s कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। एस करेक्टर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो अब
इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन जरूर सबके लिए क्या है, sp3 है, लेकिन इनका साइज में चेंज आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है। टेलीरियम का साइज सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज सबसे, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करता है, वो खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपका इस तरह से बढ़ जाएगा कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो बॉन्ड एंगल आपका घट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेन है आंसर ये हो जाएगा। अब फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 46 कार्बन एटमॉस्फेयर। इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन इज बम्बार्डेड बाय विच पार्टिकल। तो ये तो क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है आपको 77 एटॉमिक नंबर 14, इससे क्या हो रहा है, C614 और एक प्रोटॉन बन निकल रहा है। इसमें कह रहे हैं किस चीज़ का बम्बार्डमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से जब भी होता है तो न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से ऐसा होता है कि प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। गामा रेज, गामा रेज की बात करी जाए, गामा रेज पे क्या होता है कि ना ही कोई चार्ज होता है और ना ही कोई मास होता है उसका, तो ये क्या हो जाएगी, और हाई एनर्जी की होती है तो ये हो जाएगी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ लिया गया है कि एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम uranium 92 238, the number of neutrons left in the atom would be। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर यूरेनियम था और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया गया, तो अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि कितने न्यूट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इसमें से अगर एक हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है वो इस तरह से होता है 2 4, कहने का मतलब उसके मास एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी। तो आपको क्या मिल जाएगा, अब जो नया एलिमेंट मिलेगा, छोड़ो हमें उसमें वैसे थोरियम मिलेगा पर मान लो एक्स मिल रहा है, इसका फर्क पड़ता है। हमें तो सिर्फ ये बताना है कि न्यूट्रॉन का नंबर क्या है। तो ये 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 234। अब हमें ये पूछा गया कि न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, तो अब न्यूट्रॉन हम इसमें से बताएंगे, इस एक्स न्यूक्लियाई में से। तो न्यूट्रॉन आपको पता ही है क्या होता है, मास नंबर बराबर मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी हाँ ठीक है, अभी तो हम एटॉम ये लिखा मैंने मास नंबर, तो मास नंबर वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो ए की वैल्यू या मास नंबर की वैल्यू कितनी है 234, माइनस जेड कितने हैं 90, कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। 13 में से 9 माइनस होगा कितना आ जाएगा 4 और 144 हो जाएगा। क्वेश्चन 16, using the standard electrode potential of redox couple given below, find out which of the following is the most powerful reducing agent। तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं, हमें सीधा डेटा दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के सिर्फ ये बता देना कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए हमें सबसे सिंपल ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इस चीज़ को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी माना जाता है, अगर उसकी वैल्यू निगेटिव में सबसे ज़्यादा है जिसकी, वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इसमें देखोगे तो 4 वैल्यू दी हुई है, उसमें पोटेशियम सबसे निगेटिव में सबसे ज़्यादा है, निगेटिव में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कितनी -2.93 वोल्ट। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 18 तक देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास में देखेंगे क्योंकि नहीं तो लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। या इसमें क्या है 4NH3 + 5O2 क्या बन रहा है 4NO + 6H2। इन द above reaction the oxidation number of nitrogen changes from
-2 2 +3 -2 2 -3 इस तरह से दिया हुआ है। तो आप देखोगे ये तो हाइड्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसमें प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें +3 में हो जाएगी। अब ये यहाँ पे NO में चेंज हो गया है। ठीक है, तो NO में ऑक्सीजन का आपको पता ही है कितना होता है, -2। अब क्या हो जाएगा, अब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, नाइट्रोजन पे इसके लिए क्या आ जाएगा, +2। तो ये +3 से +2 में, सॉरी यहाँ पे तो हाइड्रोजन का क्या था, प्लस में था और ये माइनस में आनी थी, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो -3 से +2 में चेंज हो जाएगी। अब अगर हम 18th क्वेश्चन देख लें फिलहाल, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन वोल्टाइक सेल। जो वोल्टाइक सेल होता है उसमें क्या होता है कि सर्किट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एक सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो हमारे क्या काम करता है, वो आयन के माइग्रेशन को अलाउ करता है जिससे सर्किट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8755452047। तो अभी तो ये जस्ट ऐसे ही हम पेपर देख रहे हैं, और जो क्लासेज रन करेंगे उसमें प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। तो आप टाइम से मुझसे जुड़िए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। फीस ज़्यादा मैंने रखी नहीं है, कोर्स की फ़ीस केवल 5000 रुपीज़ है, आपकी तैयारी के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू। फिर से दोबारा मिलेंगे हम इसी तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।